नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। नेपियर वनडे में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की और अब माउंट मगनोई में यहां पर मैच होने वाला है और दूसरे वनडे के लिए भारतीय टीम की रणनीति क्या होगी, इसी को लेकर हम इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारतीय टीम ने यहां पर मैच जीता है, ये बात तो तय है कि भारत अब विदेश में जीतना सीख गया है। साउथ अफ्रीका को पिछली बार हमने वनडे में पिछले साल उन्हीं के घर पर हराया और सबसे जो एक्स फैक्टर था वो भारत की गेंदबाजी थी, चाहे आपके रिस्ट स्पिनर हों या फिर आपकी जो तेज गेंदबाजी अटैक है। क्योंकि अब धीरे धीरे मोहम्मद शमी भी लाइन पकड़ चुके हैं, ट्रैक पकड़ चुके हैं अपना और बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। नेपियर वनडे के जो जिसे हम कहते हैं जो बड़े सूरमा निकल कर आए भारत के लिए, वो मोहम्मद शमी थे। हम बुमराह भुवनेश्वर के अलावा तीसरा पेसर भी ढूंढ रहे थे, लेकिन अब हमारे पास मोहम्मद शमी के रूप में एक ऐसा पेसर है जो लाइन और लेंथ के साथ बॉल को स्विंग भी करा सकता है, अंदर ला सकता है, बाहर डाल सकता है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की टीम को जो है खासा परेशानी उठानी पड़ी है। साइमन डूल को मैं सुन रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये भारतीय टीम अब वो टीम हो गई है जो विदेश में किसी भी टीम को कहीं पर भी हरा सकती है और इस टीम में वो दमखम है। क्योंकि जब आपकी टीम में दो अच्छे रिस्ट स्पिनर्स हों जो अपने 20 ओवर निकाल दें और 4-5 विकेटें वो लेके ही जाते हैं हर स्पेल में। कुलदीप ने कल 4 विकेटें ली, युजवेंद्र चहल ने शुरुआत में 2 विकेटें ली, तो 6 विकेटें तो इन्होंने अपने नाम कर ली। 3 विकेटें माफ कीजिएगा मोहम्मद शमी ने ली। तो कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से बांध कर रखा न्यूजीलैंड की टीम को भारतीय टीम ने। और 157, ये यकीन नहीं होता है कि ये न्यूजीलैंड की टीम वो न्यूजीलैंड की टीम है जिसने श्रीलंका को बहुत बुरी तरह हराया है। अमूमन न्यूजीलैंड में जब हम मैच देखते हैं, या खुद कप्तान भी ये कह चुके हैं कि यहाँ पर मैदान में जो है हाई स्कोरिंग रन्स होते हैं और जब स्कोर हाई होता है तो फिर आपको उस हिसाब से एंटिसिपेट करना पड़ता है, उस हिसाब से अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर जो मसला था वो यही था कि भारतीय टीम आखिर किस प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहती है। कल अंबती रायडू को मौका मिला, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा चिंता का सबब है अंबती रायडू की फॉर्म, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं भारत और सबकॉन्टिनेंट की से मिलती जुलती पिचेस में तो उनके रन हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही विदेश में जाते हैं, विदेश में इनका परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल नीचे चला आता है। तो कहीं ना कहीं अब परफॉर्मेंस को भी देखना पड़ेगा, अंबती रायडू को भी समझना पड़ेगा कि आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं। पहली बात तो देखिए, कई दिग्गज ये कह चुके हैं कि ऋषभ पंत को इस टीम में होना चाहिए, और इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि भारत की टीम में एक अगर पिंच हिटर की आप बात करें, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के अलावा जो हार्ड हिटिंग जिसको हम कहते हैं हार्ड हिटर कोई है नहीं। और इस वजह से शायद आपको आपकी बल्लेबाजी के लिए एक आधार की ज़रूरत है। एक समय था जब भारतीय बल्लेबाजी भारत की शान कही जाती थी, लेकिन अब जो है भारत की गेंदबाजी भारत की शान है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के पास शायद दुनिया का सबसे बेहतरीन पेस अटैक है। आपने टेस्ट क्रिकेट में देखा, ईशान शमी और बुमराह की जोड़ी ने धमाल मचाया 2018 में पूरे साल, और उसके बाद वनडे में भी मोहम्मद शमी की फॉर्म जो है अब लगभग चिंताएं खत्म कर चुकी है। विराट कोहली भी काफ़ी बैक करते हैं, मोहम्मद शमी ने भी कहा कि मुझे मेरी इंजरीज ने काफ़ी काम किया है। तो कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे, साथ ही ये भी बताएंगे आपको कि किस तरह से भारतीय टीम को अपने प्लान्स को अब एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप विदेशों में जीत रहे हैं और आपका कहीं ना कहीं देखिए 10 में से 8 मौके में तो आप ज़्यादातर रन बना लेंगे, लेकिन वो 2 मौके ऐसे आएंगे जहां पर आपको इंस्टेंट कोलैप्स से भी गुजरना पड़ सकता है, या फिर 350-400 रन भी चेस कर सकते हैं आप, या करना पड़ सकते हैं। हालांकि जिस हिसाब से भारत का गेंदबाजी अटैक है उतने रन हम उम्मीद नहीं करते हैं, लेकिन जब दिन खराब हो गेंदबाजों का तो आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, ऑस्ट्रेलिया में आप एक ही स्पिनर के साथ उतर रहे थे, 280-290 बने। हालांकि उतना बेहतरीन बल्लेबाजी अटैक नहीं था ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि अगर होता तो शायद 300-325 भी बनते और सीरीज का कुछ एक अलग तस्वीर हो सकती थी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने भी पूरी तरह से डोमिनेट किया। महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म जो चिंता का सबब थी वो वापस आई। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे भारत वर्ल्ड कप जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे भारत अपने आप को जो है स्टेबल करता चला आ रहा है। दुनिया की नंबर 2 टीम ज़रूर है, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में उतरते हैं तो फिर हर टीम मजबूत हो जाती है। अफगानिस्तान के पास भी अच्छी गेंदबाजी है, इवन बांग्लादेश भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हम मानते हैं। लेकिन जो 4 बड़ी टीमों की अगर बात की जाए तो फिलहाल साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तानी टीम भी अंडरडॉग्स है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये टीम किसी को भी हराना जानती है। भारत के लिहाज से देखा जाए तो अब भारत को यहाँ पर समझना होगा, या टीम मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि अब वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें आप फाइनल करें। क्योंकि आप जब आखिरी तक लेकर जाएंगे चीज़ों को तो ये समझना होगा कि आपकी टीम किस तरह से आपको रिस्पॉन्ड कर रही है। जब आप बेस्ट प्लेइंग 11 अपना नहीं खिला रहे हैं तो फिर थोड़ा सा चिंता का सबब बनता है।
अब यहाँ पर भारतीय टीम के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं निकल कर आया मिडिल ऑर्डर का, खाली महेंद्र सिंह धोनी की फॉर्म आ गई है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ढक रही हैं। लेकिन जिन बल्लेबाज को 4 नंबर और 6 नंबर पर आपको खिलाना है, आपको उनको रेगुलर मौके देने पड़ेंगे। केदार जाधव भी एक तरह से फिट हो गए हैं और मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनकी जगह है, क्योंकि गेंदबाजी भी कर सकते हैं, विकेटें निकाल सकते हैं और उनका रिकॉर्ड भी हालिया बहुत अच्छा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर हमें दाव खेलना पड़ेगा। अब आप शुभमन गिल को अगर आप लेकर आए हैं तो आपको शुभमन गिल को खिलाना पड़ेगा। हो सकता है कि शुभमन गिल इस सीरीज में आखिरी 2 वनडे मैचेस में खेलें, क्योंकि विराट कोहली को इस सीरीज में आराम दिया गया है, ये भी हम आपको बता दें। आखिरी 2 वनडे मैच में अवेलेबल नहीं रहेंगे विराट कोहली, और उसके बाद पूरी वनडे सीरीज न्यूजीलैंड, माफ कीजिएगा T20 सीरीज जो है वहां पर भी विराट कोहली नहीं रहेंगे। तो शुभमन गिल के पास मौका है, उनको मौका दिया जाएगा। और अगर यहाँ पर शुभमन गिल खेलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद भारत के लिए एक अच्छी चुनौती होगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर के हिसाब से फिर आपको 3 नंबर के लिए एक बल्लेबाज चाहिए होगा, जो शायद शुभमन गिल के रूप में आपके पास अवेलेबल है। लेकिन अगर देखा जाए बाकी नंबर 4 और नंबर 6, ये अभी भी दुविधा है कि क्या नंबर 4 राइडू खेलेंगे, क्या नंबर 4 कार्तिक को खेलना चाहिए। अगर स्टैट्स के हिसाब से देखा जाए, हालिया फॉर्म के हिसाब से देखा जाए, विदेशी पिचेस पर प्रदर्शन के लिहाज से देखा जाए, तो हमारे हिसाब से दिनेश कार्तिक की जगह बिल्कुल फिट बैठती है नंबर 4। नंबर 6 पर आप ऋषभ पंत या केदार में से किसी एक को खिला सकते हैं, या फिर अगर केदार अवेलेबल होते हैं तो केदार को नंबर 4 या नंबर 5 धोनी के साथ जो शफल करेंगे वो, और उसके बाद नंबर 6 आपके ऋषभ पंत। तो ये सारी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। अब हो सकता है कि बीसीसीआई ये अनाउंस कर दे कि नहीं भाई हम ऋषभ पंत को भेजें, क्योंकि अब तक ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है कि किस खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर विराट कोहली की जगह भेजा जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब भारत को भी समझना पड़ेगा कि आपको अपनी टीम बिल्ड करनी है, आपको बेस्ट प्लेइंग 11 खिलाना है। हार्दिक पांड्या को भी लेकर अभी असमंजस बना हुआ है, क्योंकि 6 महीने उनकी चोट चले गए, फिर उसके बाद अब जिस तरह से बीसीसीआई और सीओए उनके विवाद को हैंडल कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से खिलाड़ियों को लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप में हर टीम चाहती है कि हमारा बेस्ट 15 का कॉम्बिनेशन हो और हमारी बेस्ट 11 खेले, जो हमारी बेस्ट 11 होगी हम उसको उसमें खिलाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट है ये थोड़ा सा अलग है। ये यहाँ पर राउंड रॉबिन फॉर्मेट होगा, यानी कि 10 टीमें खेलेंगी और 10 टीमें में से हर टीम को 9 मैच मिलेंगे। उसके बाद 4 आपकी जो बेस्ट टीम होगी सेमीफाइनलिस्ट, वो आपको वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। अब सेमीफाइनल्स में पहुंचने के लिए भारत को भी क्वालिफाई करना होगा 9 मैचेस में। अब 9 मैचेस में हो सकता है एक आधा मैच खराब हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को। ये टिपिकल वर्ल्ड कप फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट के लिहाज से भारतीय टीम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर जरूर है, लेकिन अब भारत को बल्लेबाजी मजबूत करनी पड़ेगी। गेंदबाजी भारत की बहुत मजबूत है, ये हम मानते हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी उतनी मजबूत, क्योंकि आपके टॉप 3 रन बनाएंगे तो 200% गारंटी है कि फिर आप मैच जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन अगर आपके टॉप 3 नहीं चले, इंस्टेंट कोलैप्स हो गया, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, जब इंस्टेंट कोलैप्स होता है तो फिर उभर पाना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि धोनी और रोहित शर्मा ले गए मैच को आगे, लेकिन वो 290 वाला जो मैच था वो हम हारे जरूर। तो ये देखना पड़ेगा कि आपके डाउन दी ऑर्डर जो बैट्समैन है वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से मैच को निकाल रहे हैं। क्या नंबर 6 पर आपको जो एक बेहतर फिनिशर की जरूरत है वो नंबर 6 है या नहीं अवेलेबल, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए आपको खिलाड़ियों को तैयार करना पड़ेगा। आप एकदम सोचेंगे कि नहीं एक ही मैच में वो खिलाड़ी प्रदर्शन कर दे, क्योंकि अब वो टाइम नहीं है। गेंदबाजी में आप लगभग एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। जो एक्सपेरिमेंट गेंदबाजी में हो रहे हैं वो एक्सपेरिमेंट बल्लेबाजी में भी होने जरूरी है। अगर रोहित शर्मा फॉर्म में है, रोहित शर्मा को थोड़ा रेस्ट करा के शुभमन गिल को भी ट्राई कर लिया जाए। क्योंकि अगर केएल राहुल को लोग सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप स्क्वाड में होने चाहिए, मुझे नहीं लगता कि केएल राहुल, क्योंकि प्रदर्शन भी नहीं रहा है, बैट स्विंग भी वैसा नहीं है। तो टेक्निकली अगर रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखा जाए, करंट फॉर्म के हिसाब से देखा जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं। और उस हिसाब से मेरे ख्याल में यहाँ पर भारतीय टीम को अब कई जगह से जूझना पड़ेगा और उसके बाद ही भारतीय टीम जो है यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि भारत अच्छा प्रदर्शन करे और अपनी टीम को आगे लेकर जाए, क्योंकि अगर यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन नहीं हुआ तो फिर दिक्कतों का सामना टीम इंडिया को करना पड़ सकता है। फिलहाल अगर देखा जाए न्यूजीलैंड के हिसाब से, अगर दूसरे मैच की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है अंबती रायडू की जगह दिनेश कार्तिक खेले, तो नंबर 4 पर एक बार शायद कार्तिक को भी ट्राई किया जाएगा। शिखर, विराट और रोहित, ये टॉप 3 आपके रहेंगे। 4 नंबर पर जिस हिसाब से नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स जो डिसाइड कर रहा है, टीम मैनेजमेंट की क्या सोच होगी वो जाने। 4 नंबर पर दिनेश कार्तिक, 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी। ये शफल भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप बड़ा टारगेट चेस कर रहे हो तो फिर महेंद्र सिंह धोनी शायद ऊपर आएंगे। और 6 नंबर पर आपके केदार जाधव। ये 6 आपके बल्लेबाज
7 नंबर पर विजय शंकर जो आपके ऑलराउंडर होंगे, और फिर आपके बाकी गेंदबाज जो 4 बेटर गेंदबाज हैं, 2 स्पिनर्स के, शायद रविंद्र जडेजा को भी इस मैच में जो है बिठा दिया जाए। अब देखना होगा कि किस तरह से भारतीय टीम प्रदर्शन करेगी। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपके लिहाज से क्या है प्लेइंग 11, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। उसके बाद सारी चीज़ें डिसाइड कर हम एक बार फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।